ये कहानी है मुंबई के उस बंगले की जिसे हम जिन्ना हाउस के नाम से जानते हैं। असली नाम है साउथ कोर्ट। 2.5 एकड़ में फैला ये बंगला जितना खूबसूरत है उतना ही रहस्यमय भी। यहाँ कभी महात्मा गांधी और जिन्ना की मुलाकात हुई थी। यहीं वो बैठकें हुई थी जिनमें भारत के बंटवारे की साजिश रची गई थी। आज ये बंगला खाली है, उजड़ा हुआ है, टूटा हुआ है, लेकिन उसकी दीवारों में आज भी 1947 की वो तकलीफें, वो बहस और वो दर्द बसते हैं। सवाल ये है, आखिर ये बंगला आज तक क्यों नहीं बिका? क्यों पाकिस्तान इसे पाने के लिए तरसता रहा? और क्यों जिन्ना की बेटी दीना वाडिया ने अपनी मौत तक इसके लिए लड़ाई लड़ी? और आखिर में ये सरकार के हाथ कैसे लगा? ये कहानी जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं। साल 1936 में मोहम्मद अली जिन्ना इंग्लैंड से भारत वापस लौटे थे। उन्होंने मुस्लिम लीग की कमान संभाल ली थी और उन्हें चाहिए था एक ऐसा घर जो उनकी हैसियत के मुताबिक हो। उन्होंने मुंबई के सबसे पॉश इलाके मालाबार हिल में जमीन खरीदी और बनवाया एक शानदार बंगला, और उसका नाम रखा था साउथ कोर्ट। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस बंगले को डिजाइन किया था मशहूर ब्रिटिश आर्किटेक्ट क्लॉड बेडले ने। वो उस वक्त जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में आर्किटेक्चर विभाग के प्रमुख थे। उन्होंने इसे आर्ट डेको स्टाइल में डिजाइन किया था, जो 1920-1930 के दशक में बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय था, मतलब बहुत फेमस था। कुछ आंकड़े बताते हैं कि 1936 में इस बंगले को बनाने में 2 लाख रुपए लगे। उस वक्त 1 रुपया 1 अमेरिकी डॉलर के बराबर था। आज इस बंगले की कीमत 2600 करोड़ रुपए आंकी जाती है। इस बंगले में इटली से मंगवाए हुए संगमरमर लगाया गया था। अखरोट की लकड़ी से पैनलिंग की गई थी। इटली से ही कारीगर बुलाए गए थे। यह बंगला सिर्फ एक घर नहीं था, ये जिन्ना की राजनीतिक महत्वाकांक्षा का प्रतीक था। बंगले में ग्राउंड फ्लोर पर एक बरामदा, 6 कमरे, रसोई, स्टोर रूम, गैरेज और नौकरों के लिए 5 कमरे थे। पहली मंजिल पर 8 कमरे थे और पूरा बंगला समुद्र की तरफ खुलता था, मतलब सी फेसिंग। यहाँ जिन्ना अपनी बहन फातिमा के साथ रहते थे। उनकी बेटी दीना भी यहीं पर पली बड़ी थी। और साल 1944 के सितंबर महीने में इसी बंगले में एक ऐतिहासिक मुलाकात हुई। एक तरफ थे महात्मा गांधी और दूसरी तरफ थे मोहम्मद अली जिन्ना। 18 दिनों तक चली उनकी बातचीत लगातार। न्यूज 18 की रिपोर्ट के मुताबिक इसी बैठक को अक्सर भारत के विभाजन पर निर्णायक वार्ता कहा जाता है। गांधी जी एकजुट भारत चाहते थे, जिन्ना अलग पाकिस्तान चाहता था। दोनों में कोई सहमति नहीं बनी। उसके 2 साल बाद 15 अगस्त 1946 को भारत की आजादी से ठीक 1 साल पहले इसी बंगले में एक और अहम बैठक हुई। जिन्ना ने जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की। मुद्दा वही था, पाकिस्तान का निर्माण। लाइव हिंदुस्तान में छपी एक रिपोर्ट बताती है कि उस वक्त इतिहासकारों का मानना था कि इसी बंगले में बैठकर जिन्ना ने भारत के बंटवारे की रणनीति बनाई थी। ये बंगला सिर्फ एक आवास नहीं था, ये मुस्लिम लीग के उस आंदोलन का केंद्र था जिसने भारत का नक्शा बदल दिया था। यहाँ तय हुआ था कि कांग्रेस से कैसे निपटना है, अंग्रेजों को कैसे मनाना है और मुसलमानों के लिए अलग देश कैसे बनाना है। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हुआ, बंटवारा हुआ। जिन्ना पाकिस्तान के लिए पहले गवर्नर बने। उनकी राजधानी थी कराची, लेकिन वो अभी भी मुंबई में थे। 7 अगस्त 1947 को उन्होंने आखिरी बार अपना बंगला छोड़ा। वो कराची के लिए रवाना हुए। जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक जिन्ना ने इच्छा जताई थी कि वो जब भी भारत आएंगे अपने इसी घर में ठहरना चाहेंगे, लेकिन ये ख्वाहिश कभी पूरी नहीं हो सकी। 11 सितंबर 1948 को कराची में उनका निधन हो गया। उसके जाने के बाद बंगला खाली रहा। फिर 1 साल बाद 1949 में भारत सरकार ने इसे इवैक्यू प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। इवैक्यू प्रॉपर्टी यानी वो संपत्ति जिसका मालिक 1 मार्च 1947 के बाद भारत छोड़कर पाकिस्तान चला गया हो। जिन्ना के जाने के बाद उसकी बहन फातिमा जिन्ना भी पाकिस्तान ही चली गई थी, तो बंगला सरकार के कब्जे में चला गया। लाइव हिंदुस्तान के मुताबिक कहा जाता है कि नेहरू इस बंगले को जिन्ना को वापस लौटाना चाहते थे, या फिर जिन्ना की सहमति से किसी यूरोपियन को किराए पर देना चाहते थे। लेकिन 1948 में जिन्ना की मौत हो गई और नेहरू कोई फैसला नहीं ले सके। 1949 से 1981 तक, यानी करीब 32 साल तक इस बंगले में किराएदार रहा ब्रिटिश हाई कमीशन। अंग्रेजों का डिप्टी हाई कमिश्नर यहाँ रहता था। ये वो दौर था जब ये बंगला जिंदा था, यहाँ रौनक थी, ब्रिटिश अधिकारी यहाँ रहते थे, पार्टियां होती थी, बगीचे में शामें गुजरती थी। लेकिन 1981 में ब्रिटिश हाई कमीशन यहाँ से शिफ्ट हो गया और उसके बाद ये बंगला फिर से खाली हो गया। तब से लेकर आज तक ये बंगला बंद पड़ा है। 40 साल से ज्यादा वक्त से एक बार फिर वीरान। 1981 में जब ब्रिटिश हाई कमीशन यहाँ से गया तो पाकिस्तान ने दावा ठोक दिया। उसने भारत सरकार से मांग की, हमें ये बंगला दे दो, हम यहाँ अपना कॉन्सुलेट बनाएंगे। भारत सरकार ने साफ इनकार कर दिया। विदेश मंत्रालय का तर्क था, ये भारत सरकार की संपत्ति है, पाकिस्तान का इसमें कोई हक नहीं है। इसी बीच एक और दावेदार सामने आया, जिन्ना की इकलौती बेटी दीना वाडिया। दीना का जन्म 1919 में हुआ था। 1938 में उन्होंने नेविल वाडिया से शादी कर ली। नेविल वाडिया पारसी समुदाय से थे और बॉम्बे डाइंग के चेयरमैन थे। उन्होंने शादी से पहले ईसाई धर्म अपना लिया था,
जिन्ना को ये शादी मंजूर नहीं थी। वो चाहते थे कि दीना किसी मुसलमान से शादी करें। इसी बात पर पिता बेटी में दूरियां आ गईं। सबस्टेक पर प्रकाशित एक विस्तृत लेख के मुताबिक दीना और नेविल की शादी सिर्फ 5 साल चली। 1943 में दोनों अलग हो गए, लेकिन तलाक नहीं लिया। उनके 2 बच्चे हुए, नुस्ली वाडिया और डायना। 2007 में दीना वाडिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की। उन्होंने दावा किया, नंबर 1, वो जिन्ना की इकलौती बेटी और कानूनी वारिस हैं। नंबर 2, जिन्ना ने 1939 में एक वसीयत लिखी थी जिसमें अपनी बहन फातिमा को वारिस बनाया था, लेकिन वो वसीयत कभी प्रोवेट नहीं हुई, इसलिए कानूनी रूप से मान्य नहीं थी। नंबर 3, जिन्ना खोजा समुदाय से थे जो पहले हिंदू कानून मानते थे, इसलिए उनकी संपत्ति पर हिंदू उत्तराधिकार कानून लागू होना चाहिए। नंबर 4, उन्होंने कहा कि मैं बचपन का ये घर वापसी चाहती हूँ। 1968 में संसद ने एक अहम कानून पास किया, शत्रु संपत्ति अधिनियम, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। इस कानून के तहत जो लोग भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गए, उनकी सारी संपत्ति भारत सरकार के कब्जे में आ गई और उनके वारिसों का उस पर कोई हक नहीं रहा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में संसद ने इस कानून में संशोधन किया, जिससे ये और ज्यादा सख्त हो गया। अब किसी भी शत्रु संपत्ति पर ना तो मूल मालिक का और ना ही उसके वारिसों का कोई दावा चल सकता था। यही सबसे बड़ी बाधा बनी दीना वाडिया के लिए। भले ही उन्होंने कभी भी पाकिस्तान का रुख नहीं किया, भले ही उन्होंने भारतीय से शादी की और भारत में ही रही, लेकिन कानूनी तौर पर वो जिन्ना की बेटी थी और जिन्ना पाकिस्तान चले गए, इसलिए उनकी संपत्ति शत्रु संपत्ति घोषित हो चुकी थी। दीना वाडिया का 2017 में निधन हो गया। उसके बेटे मशहूर उद्योगपति नुस्ली वाडिया ने ये केस आगे बढ़ाया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उन्हें याचिकाकर्ता के रूप में इजाजत भी दे दी। 2014 के बाद इस बंगले को लेकर नई बहस हुई। 2017 में महाराष्ट्र के बीजेपी विधायक मंगल प्रभात लौड़ा ने विधानसभा में सवाल उठाया, जिन्ना हाउस के रखरखाव पर हर साल लाखों रुपए खर्च होते हैं, इसे सांस्कृतिक केंद्र बनाया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि इस बंगले को गिराकर यह भारतीय संस्कृति का केंद्र बनाया जाए। 5 अक्टूबर 2017 को लोढ़ा ने तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को पत्र लिखा। उसमें अनुरोध किया कि जिन्ना हाउस को सांस्कृतिक केंद्र बनाया जाए। सुषमा स्वराज ने जवाब में बताया कि प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ ने उन्हें जिन्ना हाउस को दिल्ली के हैदराबाद हाउस की तरह बनाने के लिए कहा है, यानी एक ऐसी जगह जहां सरकारी कार्यक्रम हो, विदेशी मेहमान ठहरें और डिप्लोमेटिक इवेंट हो। 2018 में पीएमओ ने ये संपत्ति भारतीय संस्कृति संबंध परिषद से लेकर विदेश मंत्रालय को सौंपने का फैसला किया था। अगस्त 2023 में मुंबई हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी मतलब MHCC ने इस इमारत की मरम्मत को मंजूरी दे दी। ये इमारत ग्रेड 2A हेरिटेज साइट है, यानी इसे तोड़ा नहीं जा सकता, सिर्फ मरम्मत की जा सकती है। विदेश मंत्रालय ने ये काम सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट मतलब CPWD को सौंपा। CPWD ने सर JJ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर को इस प्रोजेक्ट का सलाहकार बनाया। यही वो कॉलेज है जहां क्लॉड बेडले पढ़ते थे, जिन्होंने ये बंगला डिजाइन किया था। अब ये बंगला एक नई पहचान लेने वाला है। नवभारत टाइम्स और ABP न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक रिनोवेशन प्लान में ये तय हुआ है कि ये बंगला अब रिहायशी जगह नहीं रहेगा, इसे ऑफिस में बदला जाएगा। डिप्लोमेटिक एनक्लेव यानी विदेश मंत्रालय के अधिकारियों के रहने और काम करने की जगह। नंबर 2, मरम्मत का काम। पेड़ पौधे हटाए जाएंगे, प्लास्टर और पेंटिंग होगी, दरवाजे खिड़कियां रोशनदान ठीक किए जाएंगे, सामने की सीढ़ियां दोबारा बनाई जाएंगी। पहली मंजिल पर अंदर की दीवारें हटाकर बड़ी जगह बनाई जाएगी। कमेटी ने सलाह दी है कि पुराने फर्नीचर, झूमर, फिटिंग्स को ठीक करके फिर से इस्तेमाल किया जाए। 4 दीवारी को पत्थर से बनाया जाए ताकि वे पुराने डिजाइन से मेल खाए। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अंदर कुछ बदलाव किए जाएंगे ताकि देश की पहचान, इतिहास और संस्कृति को दिखाया जा सके। कुछ आंकड़े ही कहते हैं कि ये बंगला 39,000 वर्ग फुट में बना है। मुंबई हेरिटेज कंजर्वेशन कमेटी ने अगस्त 2023 में रिनोवेशन की मंजूरी दी। अब सिर्फ केंद्र सरकार की अंतिम मंजूरी का इंतजार है। जिन्ना हाउस की कहानी में कई अनसुलझे सवाल हैं। पहला सवाल यह है कि क्या ये बंगला सिर्फ एक इमारत है, ये इतिहास का एक दस्तावेज? यहाँ वो बैठकें हुई जिनमें भारत का बंटवारा तय हुआ। क्या ऐसी इमारत को सिर्फ डिप्लोमेटिक एनक्लेव बनाकर बुलाया जा सकता है? दूसरा सवाल यह है कि जिन्ना की बेटी दीना वाडिया का दावा, भले ही कानूनी तौर पर वो हार गई, लेकिन सवाल यह है कि एक बेटी का अपने पिता की संपत्ति पर कोई हक नहीं है, सिर्फ इसलिए कि पिता पाकिस्तान चला गया। और तीसरा सवाल यह है पाकिस्तान की मांग। भारत ने हमेशा इसे ठुकराया, लेकिन सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान के पेशावर में राज कपूर, दिलीप कपूर, विनोद खन्ना के पुश्तैनी घर आज भी मौजूद हैं, तो क्या उन पर भी पाकिस्तान सरकार का उतना ही हक बनता है? चौथा सवाल यह है कि यह बंगला 1982 से खाली है, 40 साल से ज्यादा वक्त, करोड़ों का रखरखाव खर्च हुआ। क्या ये सही है कि मुंबई जैसे शहर में जहां जमीन की इतनी कमी है, इतनी बड़ी संपत्ति सिर्फ इसलिए खाली पड़ रहे क्योंकि उसका मालिक एक पाकिस्तान चला गया?
और पांचवा सवाल यह है कि शत्रु संपत्ति कानून 1968 में बना ये कानून आज भी लागू है। इसके तहत हजारों संपत्तियां सरकार के कब्जे में हैं। क्या ये सही है कि दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी के लोग जिनका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं, उन्हें अपने पुरखों की संपत्ति से वंचित रहना पड़े? मुंबई का जिन्ना हाउस 2.5 एकड़ में फैली एक ऐसी इमारत जिसने भारत का बंटवारा देखा, जिसके मालिक कभी जिन्ना थे, जहां गांधी और नेहरू आए, जहां से पाकिस्तान बनाने की साजिश रची गई। आज ये इमारत खाली है, टूटी हुई है, वीरान है, लेकिन अब ये बदलने वाला है। 2023 में इसकी मरम्मत की मंजूरी मिल चुकी है। जल्दी यहाँ मजदूर आएंगे, दीवारें ठीक होंगी, रंग रोगन होगा, नई रोशनी लगेगी और ये बंगला फिर से जिंदा हो जाएगा, एक डिप्लोमेटिक एनक्लेव के रूप में। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ दीवारों को ठीक करने से इतिहास ठीक हो जाता है? क्या इस इमारत की आत्मा, उसकी कहानी, उसके गवाह, वो सब कुछ नए पेंट के नीचे दब जाएगा? शायद हाँ और शायद नहीं। जिन्ना हाउस सिर्फ एक बंगला नहीं है, ये 1947 के उस जख्म की निशानी है जो आज तक भरा नहीं है। ये उस दर्द की याद है जो बंटवारे के वक्त लाखों लोगों ने झेला था। ये उस तकलीफ की गवाह है जो आज भी दोनों मुल्कों के रिश्तों में दिखती है। आज ये बंगला बदलेगा, नए रंग में रंग जाएगा, नए मेहमान आएंगे, नई बैठकें होंगी। लेकिन 5 अगस्त 1947 की वो रात जब एक काली कार इसके गेट से बाहर निकली थी और उसमें बैठा था, आखिरी बार मुड़कर अपने घर को देख रहा था, मोहम्मद अली जिन्ना। वो पल इस बंगले की दीवारों में हमेशा कैद रहेगा, क्योंकि इतिहास को मिटाया नहीं जा सकता, सिर्फ उसे याद किया जा सकता है। धन्यवाद।